तो आ गए आप लोग वीडियो देखने। चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना नहीं है। अरे मैंने आपको बताया ना कि वीडियो की फीस सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और चलिए अब हम चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की ओर। तो फर्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये बेसिकली रिलेटेड है कि जो अभी राइट टू हेल्थ बिल राजस्थान गवर्नमेंट ने पास किया है उसको लेके जो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेके है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। पिछले 10 दिनों से जो निजी चिकित्सक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और हड़ताल कर रहे हैं। वैसे अगर हम देखें तो जो हमारा डेमोक्रेसी है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी में जो पब्लिक होती है उनका राइट होता है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके लेके स्ट्राइक कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। पर वो सारा डेमोक्रेटिक मीन्स से होना चाहिए, उसमें कोई वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो नॉन वायलेंट आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर अभी जो चिकित्सक इतना ज़्यादा इसको लेके हड़ताल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मरीज़ हैं उनको लेके ये बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। क्योंकि जो इससे हम कह सकते हैं जो डॉक्टर्स है उनका जो पेशा है वो डायरेक्ट मरीज़ों की हेल्थ से रिलेटेड है। और अगर वो इस तरीके से कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करेंगे तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ, मतलब ये उनकी लाइफ को लेके खतरा बन सकता है। और कहीं ना कहीं जो उनका राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ आप जानते होंगे, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ आता है। तो उसको ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली। तो यही इसमें जो इशू चल रहा है वो है। और इसको लेके जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सीएम गहलोत, जो सीएम गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी इसको लेके अपील कर रहे हैं। वो कंटिन्यूसली, मैंने 1-2 दिन पहले भी ये डिस्कस किया था कि वो इसको लेके जो अपील कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि राजस्थान एज अ मॉडल स्टेट रहा है हमेशा। जो भी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो भी स्कीम्स आती है उसमें, जो स्पेशली जो वेलफेयर है, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसमें हमेशा राजस्थान ने एक अग्रणी भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम हो, यानी कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हो, या सूचना का अधिकार, या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो, इन सब में राजस्थान ने हमेशा सबसे पहले इन कानूनों को लागू किया है। और ये सारी क्या कल्याणकारी योजना होती है, मतलब जो सोशल सेक्टर है उसको लेके ये योजनाएं बनती है। तो इसीलिए इस योजना को, मतलब जो इसका जो राइट टू हेल्थ है, ये भी एक पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखकर इसको योजना को लाया गया है, इस एक्ट को लाया गया है। और इसीलिए इसका इतना ज़्यादा जो अपोज हो रहा है वो गलत है कहीं ना कहीं। क्योंकि इसमें डॉक्टर्स का अप्रूवल भी लिया गया था, मतलब डॉक्टर्स की जो टीम थी उनका अप्रूवल भी लिया गया था और पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ था। मतलब ये कोई एक दिन में ये बिल नहीं आया है। पिछले 4 सालों से चिकित्सा विशेषज्ञ और जो भी प्रबुद्ध जन हैं, मतलब जितने भी इसमें स्टैक होल्डर्स हैं, उन सारे स्टैक होल्डर्स का सहयोग इसमें लिया गया है इस कानून को बनाने में। तो इसीलिए इसका जो विरोध हो रहा है ये कहीं ना कहीं काफ़ी गलत है। और ये जो क्वालिटी हेल्थ केयर है उसको ध्यान में रखकर ये ड्राफ्ट बनाया गया है, मतलब जिससे लोगों को क्वालिटी सर्विस मिले। और जो गोल्डन आवर है, गोल्डन आवर वो होता है कि जिसमें मतलब कई बार इलाज का जो पहला घंटा होता है जब एक्सीडेंट होता है या फिर कोई एकदम जो दुर्घटना कभी हो जाती है, तो उसमें जो पहला घंटा होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। उस टाइम पे अगर उनको तुरंत मिला इलाज मिल जाता है मरीज़ को, तो उनको बचाना, मतलब जो उनकी जो बचने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए गोल्डन आवर में इलाज का बहुत महत्व होता है। और उस टाइम बिना फीस और चार्जेस के और बिना पुलिस की रिपोर्ट के इंतज़ार किए उपचार को प्रारंभ करने की ये योजना है। और इसका भुगतान भी सरकार करेगी, मतलब पूरा रीइम्बर्स सरकार करेगी। तो इसको लेके विरोध करना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। क्योंकि जब गवर्नमेंट पूरा रीइम्बर्स कर रही है तो इसमें कंटिन्यूसली इसका मतलब विरोध करना सही चीज़ नहीं है। और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को लेके ये योजना बनाई गई है, इसका ड्राफ्ट उसके बाद बनाया गया है। फिर इस ड्राफ्ट को प्रवर समिति, यानी जो सेलेक्ट कमेटी रहती है विधानसभा की, उनके पास में भेजा है। उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, उसके बाद बहुत सारी बैठक हुई है, उसमें सुझाव मिले हैं। फिर जब बिल को लाया गया था तब भी पक्ष और विपक्ष सबके ही दलीलों को सुना गया था। और ये कहा उसमें ये डिसाइड किया कि जो भी हॉस्पिटल्स है उसमें 50 से जिसमें भी कम बेड्स हैं उनको इसमें से बाहर रख दिया गया, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है
वो कंपैरेटिवली कम रहती है, तो उनको ऑलरेडी इससे बाहर ही रखा है। तो ये भी इसमें कहा है। और जैसे एक सुरक्षा कवच या हम कहें कि एक सेफ्टी कवर भी दिया है। हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, जो डॉक्टर्स हो गए और जो हॉस्पिटल्स हो गए, उन सबको एक सेफ्टी कवर दिया है जिससे कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स भी इंश्योर की जा सके। और ऑटो अप्रूवल से उनका जो जैसे जो पैसा कटता है, जो भुगतान होगा, वो ऑटो अप्रूवल से अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस स्कीम में बेसिकली कहा गया है। फिर ये जो एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था, राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण, जिससे कि चिकित्सकों को सुरक्षा इस एक्ट से प्रदान की गई है। और इसको लेके एसओपी भी आई थी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी आया था 29 मई 2022 को। तो आप देख सकते हैं राजस्थान ने इसको लेके ऑलरेडी जो प्री रिक्विजिट जो भी चाहिए चीज़ है, मतलब जो भी एक्ट चाहिए जिससे कि डॉक्टर्स हैं उनकी सेफ्टी है वो भी इंश्योर हो पाए, डॉक्टर्स की सेफ्टी प्लस पब्लिक वेलफेयर भी इंश्योर हो पाए। तो इसको लेके कंटिन्यूसली धरना करना सही चीज़ नहीं है। एंड डॉक्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर वेरी, उनको भगवान की तरह माना जाता है। तो उनको कंटिन्यूसली इसका विरोध ना करके वापस अपने कार्य क्षेत्र में लौट जाना चाहिए। इसी की अपील करी जा रही है कंटिन्यूसली। तो ये एक्ट इसी से रिलेटेड था। उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो भी आप समझ गए होंगे कि सरकार रीइम्बर्स कर देगी, 50 बेड से कम नहीं होने चाहिए, और 4 साल में इसका ड्राफ्ट बनाया गया है। गोल्डन आवर की इंपॉर्टेंस आप समझ गए, ऑटो अप्रूवल हो जाएगा, जो जो भी पैसा होगा वो ऑटो अप्रूवल से अपने आप डेबिट हो जाएगा। तो ये भी इसमें हो गया। और ये जो एक्ट इससे पहले जिससे कि चिकित्सकों को सुरक्षा दी गई है वो भी मैंने बता दिया। तो यही ये बेसिकली स्कीम में था। अब नेक्स्ट जो है वो है कि किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में मददगार क्या चीज़, प्राकृतिक खेती, जो नेचुरल फार्मिंग है उससे रिलेटेड ये पूरा एक आर्टिकल आया है राजस्थान पत्रिका में। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो इसमें क्या क्या बात की गई है मैं आपको, ये मैंने नोट्स बनाया उससे आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, नोट्स की थोड़ी क्वालिटी, आप लोग कुछ टाइम से कह रहे थे कि नोट्स जो हैं आपको पावर पॉइंट की फॉर्म में या थोड़े मतलब मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो आई विल मेक श्योर कि मैं पावर पॉइंट के साथ आऊँ। इसमें कुछ 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, उसके बाद में मैं अच्छे से पावर पॉइंट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो तब तक आप प्लीज़ नोट्स से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बोल भी रही हूँ तो आप मेरे बोलने से भी उसको नोट कर सकते हैं अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो। तो सबसे पहले तो बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, या जो प्राकृतिक जो खेती होती है उसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो एक तो क्या होता है कि इससे जो जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन तो होता ही है, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है। तो और क्रॉप प्रोडक्शन भी विथ टाइम बढ़ता है। मतलब कुछ क्षेत्र में इसको लेके सर्वे किया गया था, स्पेशली राजस्थान, यूपी और एमपी, इन तीनों स्टेट्स के 7 डिस्ट्रिक्ट और 28 विलेजेस में सर्वे किया गया। तो उसमें ये पता चला कि ज़्यादातर क्षेत्रों में प्रोडक्शन बढ़ा। स्टार्टिंग में प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा था, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा था। तो उसमें क्या मास प्रोडक्शन होता है, मतलब वहाँ जब फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। पर एकदम से जब फर्टिलाइज़र का यूज़ बंद होता है तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकता है, बट विद टाइम जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। जैसे कुछ क्षेत्रों में तो प्रोडक्शन 2 से 3 गुना बढ़ा, कुछ क्षेत्रों में डिक्रीज हुआ, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम हुआ क्योंकि उनको फर्टिलाइज़र वगैरह खरीदने नहीं पड़े। खाद जो जो कहते हैं हम, फर्टिलाइज़र हो गया, कीटनाशक हो गया, वो उनको खरीदना नहीं पड़ा। तो ओवरऑल उनकी कॉस्ट में कमी आ गई। फिर अगर कहीं पे प्रोडक्शन कम भी हुआ है तो ओवरऑल इनकम बढ़ी है क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, फिर जो प्रोडक्शन है इट इंक्रीजेज बाय 2 to 3 टाइम्स। अब जो जैसे हम फर्स्ट वाला केस इसका डिस्कस करें कि 2 से 3 गुना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, तो उसका क्या कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में कुछ मेजर्स अपनाए गए, जैसे वाटर कंजर्वेशन या पानी का हम के जल संरक्षण को लेके मेजर्स अपनाए गए। फिर जो पॉन्ड्स होते हैं, जो तालाब होते हैं, उनकी सफाई की जाती है और उसमें जो एक गाद होती है ना, मिट्टी, उस मिट्टी को निकाल के उस मिट्टी का यूज़ किया गया फार्म्स में। तो उससे क्या हुआ, उस जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है या हम कहें उसकी जो उत्पादकता है वो और बढ़ गई इस गाद को, इस मिट्टी को यूज़ करने से। तो क्लीनिंग ऑफ पॉन्ड्स एंड फर्टाइल सॉइल फ्रॉम पॉन्ड्स यूज्ड इन फार्म्स दैट इंक्रीज फर्टिलिटी। ठीक है, और क्या रीज़न है कि अर्लियर लेस फर्टाइल और वेस्टलैंड, मतलब कि जो बंजर भूमि रहती थी पहले
वो बंजर भूमि या वेस्ट लैंड जो रहती थी, पहले उसका अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता था और उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता था पहले, है ना। पर अब क्या हो रहा है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है। तो इस वजह से जो ऐसी जो बंजर भूमि है उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। तो इसीलिए भी जो सॉइल है, या हम कहें कि उस क्रॉप प्रोडक्शन ऐसे क्षेत्र में भी फिर बढ़ जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। फिर मिक्स्ड फार्मिंग की गई, जैसे फल और सब्जियों को एक साथ उगाना, मतलब साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हुए जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ओवरऑल बढ़ा है कुछ क्षेत्रों में, जो अभी हुआ है। और इससे क्या हुआ कि डीजल और इरिगेशन जो है वो अगर कम भी हो तो भी काम चल रहा है। तो एक्सपेंडिचर जो हम कहें, या जो उनका खर्चा हो रहा था, वो खर्चा भी कम हो गया। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स थे। प्लस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवॉर्म्स है सॉइल में, वो भी बढ़ गए। और जो सॉइल होती है वो कार्बन को एब्जॉर्ब करती है ना। जो कार्बन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जो कार्बन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। तो कार्बन को एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई, ठीक है। और जो डेयरी फार्मिंग है, पशुपालन जो है, वो भी जब प्राकृतिक खेती की जाती है तो पशुपालन को भी उससे लाभ मिलता है। स्पेशली जो डेयरी फार्मिंग है उसको उस चीज़ से काफ़ी लाभ मिलता है। और जो डाइवर्सिटी है क्रॉप्स की, वो भी मेंटेन रहती है। तो ओवरऑल हमारा इकोसिस्टम है वो प्रोटेक्ट रहता है, एक्सपेंडिचर कम होता है, कार्बन को सोखने की जो क्षमता होती है सॉइल में वो बढ़ जाती है, पशुपालन इससे अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन रहता है, क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और इससे ओवरऑल जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी बढ़ जाती है। तो आई होप सो आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। वो है शी और पुतिन गढ़ रहे लोकतंत्र की नई परिभाषा। तो देखिए, जो शी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति, और पुतिन है ये रूसी राष्ट्रपति। तो ये दोनों, आपने मतलब आपको, आप वैसे अवेयर होंगे इस बात से कि जो चाइना और रशिया, वहाँ पे आज की डेट में जो हम कहें ऑटोक्रेसी, वो बहुत बढ़ गई है। ऑटोक्रेसी यानी हम कह सकते हैं तानाशाही जो है वो बहुत बढ़ गई है, और वहाँ डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट न के बराबर है। पर फिर भी ये जो दो कंट्रीज़ हैं ये क्लेम करती है कि हमारी वहाँ पे काफ़ी डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। और मतलब क्या कहते हैं कि उन्होंने अपना एक मॉडल भी लाया, जैसे चाइना ने डेमोक्रेसी दैट वर्क्स, इस प्रकार से लेके चाइना में मॉडल भी लाया जा रहा है। तो इसी को लेके इसमें कहा गया है कि ये जो मॉडल ला रहे हैं दिस इज़ नॉट ओके। और डेमोक्रेसी की रियल डेफिनेशन वो होती है जहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन जहाँ इंश्योर हो, है ना, पीपल्स पार्टिसिपेशन हो। और वो कैसे इंश्योर होता है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, है ना। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इंश्योर कैसे होता है, वो होता है जब रेगुलर इलेक्शन हो, रेगुलर इलेक्शन हो, इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी हो, प्लस ट्रांसपेरेंसी के साथ में ही जो लोगों का पार्टिसिपेशन और किसके थ्रू होता है, अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही हो तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी होती है उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू डेमोक्रेसी इंश्योर की जाती है। पर जैसे चाइना और रशिया में देखें तो वहाँ पर एक ही जो तानाशाह जो है वो वाला शासन चल रहा है, और शी और पुतिन जो है वही फिक्स, वही शासक के तौर पर अनिश्चित कार्यकाल के लिए काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है उसको इम्पैक्ट करती है और इंटरनेशनली भी एक रॉन्ग मैसेज देती है। तो यही इस आर्टिकल में था। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये एयरपोर्ट पे जो सुविधाएं हैं उसको लेके है कि जो निजी एयरपोर्ट है, आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया है, मतलब उनका प्राइवेटाइजेशन कर चुकी है गवर्नमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि उससे जो कॉस्ट है उसकी कटिंग होगी, कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, और साथ में जो क्या कहते हैं कि लोगों को और सुविधाएं और फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ेगी। पर इसकी जगह लोगों की फैसिलिटीज़ जो है वो तो उतनी की उतनी है। और जो हम कहें कि एयरपोर्ट से उस पर प्रेशर, जो पीपल का प्रेशर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में हर दिन प्रतिदिन 4 लाख से ज़्यादा लोग हर दिन प्रतिदिन ट्रैवल करते हैं,
फ्लाइट से। और पहले इसको एक हम कह सकते हैं कि मतलब आज के टाइम पे तो ये एक नेसेसरी सुविधा हो गई है, क्योंकि नेसेसरी ये ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि लोगों को बहुत सारे बिजनेस पर्पस से, एजुकेशन पर्पस से एयर ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें सुविधाओं का उपयुक्त होना ज़रूरी है। टाइम पे फ्लाइट्स हैं, डिले ना हो, फ्लाइट्स में जो डिले है उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, यही इसमें बताया गया है। फिर नेक्स्ट है कि अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 रुपये, तो जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन राजस्थान में दी जाती है किन किन को, एकल जो नारी है, एकल नारी हो गई, वृद्धावस्थाओं को जो मिलती है पेंशन, पर मंथ की बात हो रही है, 500 to 700 पर मंथ, वो 1 जून से बढ़ के कितनी हो गई है, 1,000 रुपये पर मंथ। तो यही था इसमें। और किन किन को ये मिलेगी, वृद्धावस्था में जो हो, वृद्धजन या एल्डरली, एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांत कृषक यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इन सबको जो स्कीम्स में इतने टाइम से इतना पैसा मिल रहा था, अब ये पैसा बढ़ जाएगा फ्रॉम 1 जून 2023। ठीक है। अब इसको लेके जो सरकार है उन्होंने 2,222.7 करोड़, ये प्रति वर्ष का बजट है, वो बढ़ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का। वैसे आपको ये वाला डेटा जो फिगर है ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है वो पता होना चाहिए, और कितना अमाउंट बढ़ गया है वो पता होना चाहिए कब से, बस। और इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है। ठीक है। अब ये इसी से रिलेटेड जो मैंने थोड़ा आपको बता ही दिया कि शी जिनपिंग और पुतिन में वहाँ डेमोक्रेसी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है कंटिन्यूसली, फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो थ्रेटन की जा रही है। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन इंश्योर होना चाहिए, और वो जब ये सारी चीज़ें होगी, मतलब प्रेस की फ्रीडम होगी, और लोगों को इलेक्शन का राइट होगा, जो ऑपोजिशन है उनकी स्पीच को दबाया नहीं जाएगा, उनको भी बोलने का अधिकार होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। जब ये सारी चीज़ें इंश्योर होती है तो डेमोक्रेसी भी इंश्योर होती है। ठीक है। और अब ये आज की डेट में इन्होंने अपने आप को एज अ रूलर स्टैब्लिश कर दिया अनिश्चित समय के लिए, मतलब फॉर लाइफ टाइम, या हम कह सकते हैं कोई उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कितने टाइम के लिए वो रहेंगे। तो ये एक डेमोक्रेसी का हनन है। फिर ये जो एयरपोर्ट और एयर ट्रैवल से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि एट प्रेजेंट इंडिया में 141 एयरपोर्ट्स है, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स में मोर देन 300 हो जाएंगे। तो इसीलिए मतलब सुविधाएं होनी चाहिए। सुविधाएं कैसे, जैसे व्हील चेयर्स की अवेलेबिलिटी हो, लगेज कई लोगों का छूट जाता है वो नहीं छूटना चाहिए, और कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत सारी कंप्लेंट्स फाइल होती है पर उनको टाइम पे रिजॉल्व नहीं किया जाता है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्कीम थी सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है ये है 3D पेपर पोर्टेबल डिवाइस। 3D पेपर पोर्टेबल डिवाइस क्या होती है, ये 3D जो टेक्नोलॉजी होती है उस पर बेस्ड होती है, और इसमें मतलब ये मतलब इसमें 3 परतें होगी इस पर्टिकुलर डिवाइस में, और इसको यूज़ किया जाएगा किसमें, दूध की जांच में, कि दूध असली है या नकली। अब इसमें दूध के साथ में और क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी कि क्या कहते हैं कि अगर इसमें जो जूस है, मिल्क शेक है, उन सबको देखा जाएगा कि वो मतलब एडल्ट्रेशन उसमें है या नहीं, मतलब वो असली है या नकली, इसको चेक करने के लिए एक 3D पेपर पोर्टेबल डिवाइस है। तो ये चीज़ किस में आ जाएगी, साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक में जैसे अगर 3D टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो अगर आप इस तरीके के अपने आंसर में सोल्यूशन लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। ये हो गई न्यूज़, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था, और IIT मद्रास ने इसको बनाया है 3D पेपर पोर्टेबल डिवाइस। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ है। देखिए अब मैं आपको ये बता रही हूँ न्यूज़, उससे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्रेस लाइक बटन। अगर आपको ये न्यूज़ आर्टिकल्स और ये पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें। और ये नेक्स्ट न्यूज़ है, ये बेसिकली रिलेटेड है पेट छाती में ट्यूमर ढूंढ निकालेगा रोबोट। ये क्या है, जो रोबोटिक्स, एडवांस रोबोटिक्स लक्ष्य है। जैसे ये ऊपर वाला आर्टिकल साइंस एंड टेक से रिलेटेड था ना, ऊपर वाला आर्टिकल था 3D से रिलेटेड, और ये है रोबोटिक्स से रिलेटेड। तो इसमें जैसे आपने सुना होगा नैनो रोबोट्स आ गया है ना,
जो नैनो स्केल पे काम करता है। इसके अलावा जो रोबोट्स है वो क्या करेंगे, सटीक बायोप्सी, बायोप्सी क्या होता है, टिश्यू लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम हो वो चेक करने के लिए बायोप्सी का यूज़ किया जाता है। तो सटीक, एकदम सटीक ये घाव का पता लगा देगा कि घाव कहाँ पर है। तो इससे जो ट्यूमर है उसको टाइम पे पहचान लिया जाएगा और सटीक इलाज करने में आसानी होगी। तो ये टेक्नोलॉजी का मेडिकल क्षेत्र में कैसे यूज़ किया जा सकता है, रोबोटिक्स इन मेडिकल फील्ड, उसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, और इससे मतलब जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, और रेडिएशन जो रहता है, विकिरण का जोखिम, वो भी कम हो जाएगा, समय कम लगेगा, है ना। और मतलब सुई चुभने, मतलब जो इंजेक्शन वगैरह जो लगते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें भी कमी आ जाएगी। मतलब ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस रोबोटिक लक्ष्यीकरण प्रणाली पर बेस्ड है। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट फिर न्यूज़ है वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड। देखो ये तो वंदे भारत जो ट्रेन है, आप सुन, ये काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है। तो ये आपको पता होगा कि ये ट्रेन चालू हो रही है अजमेर जयपुर टू दिल्ली। तो ये राजस्थान में पहली ट्रेन आ चुकी है। और अब ये दावा किया जा रहा है, जो हमारे रेल अधिकारी हैं, वो रेल लाइन के जो अधिकारी हैं वो सारे ये दावा कर रहे हैं कि अब इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर तक भी चली जाएगी इन नेक्स्ट 3 years। तो इसी के बारे में आर्टिकल था। और ये कैसे जाएगी, ये मैंने इससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी लिखी है, आप ये देख सकते हैं। इसमें क्या इंस्टॉल किया जाएगा, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। जो ट्रैक्स होते हैं ना, उस पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगर स्पीड भी बढ़ती है तो ट्रैक को कोई डैमेज नहीं होगा, कोई डैमेज ना हो, इसलिए ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। प्लस फेंसिंग की जाएगी लाइन के अराउंड, लाइन जो है वो फेंसिंग से कवर होगी, जिससे कोई डैमेज ना हो पाए। फिर एक इमीडिएट अलर्ट भेजा जाएगा, अगर कोई भी जो रेल लाइन है उसके ऊपर कोई इंसान हो या एनिमल हो या कोई भी वाहन हो, तो लोको पायलट को इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा। फिर डबल डिस्टेंस सिग्नल, इसको भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि इमरजेंसी ब्रेक को बार बार यूज़ में ना लाए और स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर से मेंटेन रह पाए। तो यही थी ये न्यूज़। और फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, ये बेसिकली रिलेटेड है कि जो हवाई यात्रा का जो सपना है अब वो साकार हो पाएगा, क्योंकि देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 जो है वो उसके द्वारा जो वरिष्ठ नागरिक है उनको पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा के लिए रवाना किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है और प्रोग्रेसिव स्कीम्स है जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई थी। बेसिकली जो टूरिज़्म है उसको ये स्कीम बढ़ाती है, टूरिज़्म को। और टूरिज़्म में भी स्पिरिचुअल टूरिज़्म को देवस्थान विभाग द्वारा ये स्कीम लागू की गई है। और मोर देन जो 60 ईयर्स है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि एक तो जो भी वरिष्ठ जन जो जा रहे हैं उनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम निःशुल्क योजना है। और इस मतलब ये फ़्लाइट से इसमें 2000 लोगों का चुनाव किया जाएगा, 2000 लोगों को फ़्लाइट से भेजा जाएगा और रेल मार्ग से 20,000 से 18,000 लोगों को सेलेक्ट करके भेजा जाएगा। तो वरिष्ठ नागरिकों को फिजिकली और मेंटली फिट होना ज़रूरी है। फिर इसमें मेडिकल प्रोफेशनल प्लस 2 नर्सिंग स्टाफ को भी भेजा जाएगा। और जो टैक्स पेयर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं होने चाहिए, मतलब ये जो भी वरिष्ठ जन है दे शुड नॉट पे एनी टैक्स, मतलब नो, नॉट इनकम टैक्स पेयर्स, इसमें इनकम टैक्स पेयर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, और कोविड के दोनों डोजेज लगवा रखे हों और राजस्थान के मूल निवासी हों, ये सारी चीज़ें अगर सारी रिक्वायरमेंट्स कोई फुलफ़िल कर रहे हैं वरिष्ठ जन, तो वो इसमें एलिजिबल हो जाते हैं इस स्कीम के लिए। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। फिर नेक्स्ट है अर्थक्विक रिसर्च। जो अर्थक्विक रिसर्च को लेके, जैसे आपने सुना होगा भी जयपुर में कुछ टाइम पहले भूकंप आ गया था और उसके आसपास के क्षेत्र में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। तो इसी को लेके जयपुर का जो MNIT है, MNIT कॉलेज है, MNIT जयपुर, वहाँ पर इसको लेके एक रिसर्च लैब बनाई जा रही है, अर्थक्विक टेस्टिंग लैब। तो उससे क्या होगा, सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, अगर कोई भूकंप आता है तो उसका डिटेक्शन पहले ही कर लिया जाएगा और इसमें 15 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। ठीक है, और ये सेकंड हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्थक्विक टेस्टिंग लैब है, क्योंकि फर्स्ट जो लैब है वो IIT कानपुर में ऑलरेडी बन चुकी है।
तो ये देश की दूसरी लैब होगी, सेकंड हाईएस्ट लेवल अर्थक्विक टेस्टिंग लैब। तो इसकी मदद से 11 मीटर की हाइट की बिल्डिंग का टेस्ट किया जाएगा, मतलब जो 11 मीटर की जिस बिल्डिंग की हाइट है उसको भी टेस्ट कर लिया जाएगा और एक्चुएटर सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये भी एक हम कह सकते हैं साइंस एंड टेक में भी लिख सकते हैं। अर्थक्विक से कैसे प्रोटेक्शन किया जा सकता है उसमें भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये इनोवेटिव जो चीज़ें हैं ना, इनोवेटिव जो आंसर्स में आपको कैसे आपके आंसर्स दूसरों से अलग लगेंगे जब आप इस तरीके की चीज़ें अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे। जो मैं आपको इनोवेटिव जो भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं न्यूज़पेपर में जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो आप इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने आंसर्स में तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब अर्थक्विक को लेके मैं आपको जैसे और भी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो भी थोड़ी बता देती हूँ कि अर्थक्विक रेजिस्टेंट बिल्डिंग है उसमें क्या 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 रिक्वायरमेंट है। एक तो लाइटनिंग कंडक्टर होना चाहिए उसमें, जो भी बिल्डिंग है नॉर्मल जो भी बिल्डिंग है उसमें लाइटनिंग कंडक्टर यानी तड़ित चालक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि अर्थक्विक या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो क्या आग लग जाती है, तो वो आग ना लगे उसके लिए लाइटनिंग कंडक्टर होना बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है। एंटी अर्थक्विक मटेरियल होना चाहिए, प्लस बीम्स इंस्टॉल होने चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए बिल्डिंग में कि अगर अर्थक्विक या कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसी घटना होती है तो उस टाइम पे सबको सेव किया जा सके। फिर कंटिन्यूस बीम एट प्लिंथ लेवल। प्लिंथ क्या होता है, जो कोई भी बिल्डिंग होती है ना उसका बेस, अगर कोई हैवी बिल्डिंग कोई बनाए मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है तो उनका जो बेस होता है ना वो प्लिंथ कहलाता है। तो जो प्लिंथ लेवल है उसमें कंटिन्यूसली बीम्स होनी चाहिए जिससे कि उसका बेस क्या रहे, जो उसका हम कहते हैं फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहे, ये चीज़ इसमें इंश्योर हो पाए। फिर जो जॉइंट्स रहते हैं वो जॉइंट्स सेंटर में होने चाहिए, कॉर्नर्स पे नहीं होने चाहिए, जिससे कि जो बिल्डिंग है वो एकदम उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसलिए जॉइंट्स क्या होने चाहिए, सेंटर में कभी भी कॉर्नर्स पे नहीं होने चाहिए। और टेस्टिंग लैब के बारे में तो अब मैंने आपको बता ही दिया कि ये सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग जो है उसके बारे में बताएगी और जिस बिल्डिंग की हाइट 11 मीटर्स तक होगी उसके बारे में बताएगी। फिर इसमें एक एक्चुएटर सिस्टम लगा होगा हॉरिजॉन्टल लेवल पे जिससे चेक किया जाएगा। अब ये इंडिया में कुछ मैं टेक्टोनिक जोन की बात करूँ जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, तो इंडिया में बेसिकली 4 सेस्मिक जोन है, 4 सेस्मिक जोन्स हैं। फर्स्ट जोन नहीं है इंडिया में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जोन है। तो राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में सेकंड और थर्ड जोन यानी मॉडरेट एंड लो रिस्क एंड मॉडरेट, ये दोनों राजस्थान में जोन्स हैं। और जयपुर वाले अगर एरिया की बात करूँ, वैसे राजस्थान में अरावली रीजन जो है उसको कहा जाता है स्टेबल रीजन, पर जो अर्थक्वेक है उसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। जैसे अर्थक्वेक फॉल्ट जोन की वजह से होता है, टेक्टोनिक रीजन्स होते हैं, वॉल्केनिक होते हैं। पर राजस्थान में अगर बात करूँ तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक की है, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग को लेके बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो जब माइनिंग बढ़ती है तो उससे कोलैप्स अर्थक्वेक जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और अगर राजस्थान में भी भूकंप के झटके जो भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उसका रीज़न हम कह सकते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक भी हो सकता है ड्यू टू माइनिंग, क्योंकि जो अरावली रीजन है वो स्टेबल ब्लॉक कहलाता है अरावली, तो इसीलिए वहाँ पर अर्थक्वेक आना थोड़ा मतलब वो स्टेबल जोन होता है, तो वहाँ अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी नॉर्मली कम होती है। और इंडिया में हम बात करें तो जो हिमालय वाला रीजन है वो टेक्टोनिकली एक्टिव है, क्योंकि वहाँ पे जो हिमालय हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है। तो आप जैसे ऊपर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और फिर ये जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, अंडमान निकोबार वाला हो गया, तो ये क्या वेरी हाई रिस्क जोन्स होते हैं। फिर उसके बाद में जो और ये कच्छ वाला रीजन हो गया जहाँ पे भूकंप आते हैं, तो ये हाई रिस्क जोन होते हैं। ठीक है, अब अर्थक्वेक का नॉर्मल मतलब तो आपको पता होगा, शेकिंग ऑफ अर्थ एंड इट हैपन्स ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। कहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, जो फोकस होता है ना, फोकस, वहाँ से एनर्जी एकदम से रिलीज होती है और फिर ये वेव्स की फॉर्म में अर्थक्वेक जो है वो वेव्स की फॉर्म में ऊपर पहुँचता है। मतलब इट जनरेट वेव्स इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस में वेव्स जनरेट करता है। और ये वेव्स कैसी होती है, 2 टाइप की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स में भी 2 होती है, प्राइमरी वेव्स
एंड एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स होती है ये साउंड वेव की तरह होती है। साउंड वेव्स यानी जो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन होता है ना, उसकी तरह ये चलती है। मतलब साउंड वेव्स कैसे चलती है, ऐसे ऐसे इस तरीके से पी वेव्स चलती है, और सरफेस वेव्स होती है वो इस तरीके से चलती है। ठीक है, आपको नीचे डायग्राम में भी बता देती हूँ। ये है फोकस, और ये हमारा रहता है एपिसेंटर। मतलब एपिसेंटर जो फोकस के जस्ट ऊपर वाला एरिया होता है वो एपिसेंटर कहलाता है। तो ये सारी जो जितनी वेव्स चल रही है वो बॉडी वेव्स होती है, वो होती है हमारी बॉडी वेव्स। और ये जो वेव्स है ऊपर, ये हमारी होती है सरफेस वेव। एक बार जैसे ही सरफेस को टच करती है वो वेव सरफेस वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है, और सरफेस वेव्स ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। सरफेस वेव सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है, और वही सबसे ज़्यादा डैमेज करती है प्रॉपर्टी का। मैक्सिमम डैमेज भी सरफेस वेव्स की वजह से होता है। ठीक है, और ये अर्थक्विक का अगर मैं वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबल स्केल की बात करूं, तो जैसे रिंग ऑफ फायर आप देख सकते हैं, ये हाई अर्थक्विक जोन हम कह सकते हैं, डीप अर्थक्विक जोन्स होते हैं और हॉट स्पॉट्स होते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी जो है 11th की, उसका डायग्राम है, तो उसमें आप देख सकते हो। उसमें भी तो उसमें अर्थक्विक के जोन्स बताए गए हैं। ये हॉटस्पॉट वाला रीजन है। इंडिया में आप देख सकते हैं, ये इंडिया वाला रीजन है। तो उसमें जो ये स्पेशली हिमालय वाला रीजन है, हिमालय ये कहलाता है अपना टेक्टोनिकली एक्टिव, है ना, टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा अर्थक्विक्स आते हैं इस वाले रीजन में। ठीक है, तो यही था इसमें। फिर नेक्स्ट मैंने पी वेव्स और एस वेव्स भी आपको समझा दिया है कि पी वेव्स जैसे साउंड वेव्स चलती है ना, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन उस तरीके से चलती है, और एस वेव्स इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो आई होप सो आपको आर्टिकल एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट। और जो आपकी प्रॉब्लम थी कि मैं ये पावर पॉइंट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूं ड्यू टू राइटिंग इशू, आई विल मेक श्योर टू वर्क ऑन इट। एंड थैंक यू, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।